जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर को। और ये लेक्चर आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है तो ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पर देख लो, आप पूरे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं कि आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ईयरफोन लगाकर एक शांत जगह पर बैठना है और ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि एक पॉडकास्ट लेक्चर है और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर रफ में चीजें लिखते चलना है। और रफ में लिखना है। क्यों रफ में लिखना है? क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट लाइक का बटन हिट कर लो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर जरूर करना। गाइस, काफी अच्छा आर्टिकल है। हम लोग बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में। तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और एमिशन के बीच के कनेक्शन की। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग 2005 से 2019 तक इंडिया का जीडीपी ग्रो किया 7% CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। लेकिन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन सिर्फ 4% CAGR पे बढ़ा। यानी कि इंडिया स्लोली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच का कनेक्शन तोड़ रहा है। इसी को बोलते हैं डीकपलिंग। समझते हैं ये कंसेप्ट को और डिटेल में। तो सबसे पहले व्हाट इज डीकपलिंग? डीकपलिंग का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरमेंटल हार्म से अलग करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरमेंट हार्म से अलग करना। दो तरीके के डीकपलिंग होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट डीकपलिंग और दूसरा होता है रिलेटिव डीकपलिंग। एब्सोल्यूट डीकपलिंग की बात करें तो जब इकोनॉमी ग्रो करे और एमिशन रिड्यूस हो, और रिलेटिव डीकपलिंग यानी कि जब इकोनॉमी का ग्रोथ का रेट एमिशन के ग्रोथ रेट से ज्यादा हो लेकिन एमिशन कंप्लीटली खत्म ना हो। राइट? अब इंडिया अभी रिलेटिव डीकपलिंग अचीव कर चुका है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है और एमिशन का ग्रोथ स्लो है। लेकिन एब्सोल्यूट डीकपलिंग तक अभी काफी काम बाकी है। सो इंडिया के सेक्टर वाइज एमिशंस काफी अलग है। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के एमिशंस ज्यादा है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की वजह से बैलेंस बन रहा है। और 1990s के बाद जब इंडिया ने ट्रेड लिबरलाइजेशन किया, तब से इकोनॉमिक ग्रोथ काफी तेज हुई है और एमिशन का ग्रोथ उसके कंपैरिजन में स्लो है। लेकिन एक चैलेंज ये है कि इंडिया का एमिशंस अभी अभी तक पीक नहीं हुआ है और फ्यूचर में इकोनॉमी के ग्रो करते ही एमिशंस और बढ़ने की संभावना है। एब्सोल्यूट डीकपलिंग गाइस अचीव करना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में फोकस करना होगा, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार और विंड एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। दूसरा, एनर्जी एफिशिएंसी, स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और तीसरा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्रीज और अर्बन प्लानिंग में ग्रीन प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करना होगा। ये प्रयास सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बैलेंस अप्रोच लेना ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो अडॉप्ट की जा सकती हैं, जैसे एमिशन माइग्रेशन पॉलिसी, कार्बन टैक्सेस और कैप और ट्रेड सिस्टम इंप्लीमेंट करना, ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, इनोवेशन और रिसर्च को प्रमोट करना ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, फिर ग्रोथ के साथ एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। सो गाइज, ये था एक कंप्लीट टॉपिक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एमिशन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट था। होपफुली आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिली होंगी। आपके लिए नोट्स पे मैंने आपको बस एक देखो आइडिया रख दिया कि जैसे जीडीपी 7% की ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट से जो है वो बड़ी है, और वहीं ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो उसकी इसी टाइम पीरियड में ग्रोथ रेट जो है वो 4% है। मतलब कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो स्लोली ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अभी रिलेटिव डीकपलिंग पे आ गए हैं। और देखो, मैंने आपके लिए नोट्स में ये बिल्कुल सही तरीके से मेंशन कर दिया कि डीकपलिंग क्या है। तो ये बेसिकली लिंक जो होता है ग्रोथ और एमिशन का, उसके बीच के लिंक को तोड़ना। और एब्सोल्यूट डीकपलिंग के अंदर ग्रोथ भी हो रही है और एमिशन रिड्यूस हो रहा है।
बट रिलेटिव डीकपलिंग के अंदर ग्रोथ ज्यादा है, एमिशन ग्रोथ कम है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, एमिशन ग्रोथ कम है। इंडिया की स्टेटस की बात करें तो हमने रिलेटिव डीकपलिंग अचीव कर लिया है, एब्सोल्यूट डीकपलिंग हमारा मेन गोल है। और चैलेंजेस यही है कि एमिशन जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी की डिमांड जो है वो क्या कर रही है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की डिमांड जो है वो कर रही है। सोल्यूशन रही है यही है कि रेन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी और ग्रीन प्रैक्टिसेस पर काम करें, कार्बन टैक्सेस, ग्रीन टेक में इन्वेस्टमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट टाइप की पॉलिसी जो है वो हम लोग डेवलप करें। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी, राइट। अब गाइस इंडिया चाइना के रिलेशन के पर्सपेक्टिव से एक आर्टिकल आया है, तो इसी पर ही हम बात करेंगे। स्पेशली फोकस है एलएसी पे डिसएंगेजमेंट के मुद्दे पर। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस टफ लगता है तो ये मान के चलो कि आप बस रेगुलरली जो मैं चीज बता रहा हूं उसको फॉलो करते रहो करंट अफेयर्स के अंदर, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में, क्योंकि आईआर के अंदर जो करंट में चल रहा है उसी से रिलेटेड चीजें आती है और मैं बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो इस आर्टिकल में बताया गया है। पहला है डिसएंगेजमेंट और दूसरा है स्टेटस क्यू। डिसएंगेजमेंट की बात करें तो फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट का काम शुरू हो गया है, जो टेम्पररी और लिमिटेड मेजर्स के साथ हो रहा है। दूसरा स्टेटस क्यू, इंडिया ने यह क्लियर किया कि स्टेटस क्यू को यूनिलैटरल चेंज नहीं करेंगे और डायलॉग प्रोसेस से ही रेजोल्यूशन मिलेगा, यानी कि यथास्थिति हम बरकरार रखेंगे बातचीत करके, और हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, जवान्स हैं, उनको ऐसा जो कुछ एरियाज होते हैं जहां पर लगातार लड़ाइयां होती है तो वहां से उनको, जवानों को उन पॉइंट से हटाया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, ये कि दोनों साइड्स अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को ग्रेजुअली कम करेंगी, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब ये स्टेप्स काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। पहला, डिसएंगेजमेंट के एग्जैक्ट टर्म्स अभी शेयर नहीं किए गए। दूसरा, देप्सांग प्लेन्स और डेमचौक जैसे एरिया में पेट्रोलिंग रिज्यूम होने की बात हुई है, पर टाइमलाइंस क्लियर नहीं है। तीसरा, गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे एरियाज में ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग का क्या होगा, यह भी एक मेजर चिंता वाली बात है। अब तक जो स्टेप्स लिए गए हैं उसमें कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पहला, बफर जोन की बात करें तो क्या क्रिटिकल एरियाज में बफर जोन बनाए जाएंगे या डीमिलिटराइज जोन इंप्लीमेंट होंगे, दैट इज द इशू। दूसरा, चाइना का स्टेटस क्यू का उल्लंघन। अप्रैल 2020 के बाद से जो चाइना के एक्शंस हैं उनका अब तक क्लियर रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। अब स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए कुछ और चैलेंजेस हैं, जैसा चाइना सप्लाई चेन को वेपनाइज कर रहा है, यानी कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज, क्योंकि काफी सारी चीजों पर हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो उस डिपेंडेंसी को जो है वो एक वेपन की तरह यूज कर रहा है। और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें अपनी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा टू इंश्योर कि ऑपरेशनल रेडीनेस रह सके। तो पॉलिटिकल लेवल पर भी काफी आलोचनाएं हो रही है ट्रांसपेरेंसी की कमी के लिए। अपोजिशन का कहना है कि चाइना के साथ एग्रीमेंट्स ज्यादा क्लियर होने चाहिए। सो गाइस, ये टॉपिक सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये इंटरनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट्स में आप सिंपल सी चीज लिख सकते हो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप के बारे में। सिंपल सी चीज ये कि अभी डिसएंगेजमेंट पर बात हुई है और ये स्टेप्स टेम्पररी और लिमिटेड है, और पेट्रोलिंग के अधिकार के ऊपर, बफर जोन के ऊपर अभी भी कोई, मतलब अभी क्लियर कट टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आई हैं। और डीएमजेड फ्रेमवर्क और चाइना के एक्शन 2020 से जो है वो चिंता वाली बात रही है दोनों के बीच में, तो ये अनरिजॉल्व इशूज हैं, तो ये भी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजिक कंसर्न में आप लिख सकते हो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हमारे, मतलब चाइना के ऊपर हमारी ज़्यादा है, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, और हमें फोकस करना पड़ेगा ऑपरेशनल रेडीनेस के ऊपर, तो इन पर काम करना पड़ेगा। और फिर ट्रांसपेरेंसी की कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो नहीं होनी चाहिए, तो इस पर मेनली जो है वो काम
किया जाए। बस ये इतने से नोट्स जो मैंने आपको बताया ना, अभी के लिए सिर्फ इतना आपको मेंशन करना है गाइस, दैट्स इट। ऑलराइट, ऑल क्लियर। अब गाइस जिस मुद्दे के बारे में हम लोग बात करेंगे वो ना सिर्फ पब्लिक हेल्थ से जुड़ा है बल्कि गवर्नेंस और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेथ बाय वाटर, ये इशू रिसेंट चेन्नई के एक शॉकिंग इंसिडेंट के बाद और भी रेलेवेंट हो गया है। चेन्नई में कंटामिनेटेड पाइप वाटर के कंजम्पशन की वजह से 3 लोगों की मौत हुई और काफ़ी लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन ने वाटर सेफ्टी को लेकर एक बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम इसी इंसिडेंट के पीछे के रीजंस और इससे जुड़े सिस्टमैटिक चैलेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मामला है ये चेन्नई का हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर सस्पेक्टेड कंटामिनेटेड वाटर के कंजम्पशन की वजह से डायरिया के काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेबोरेटरी रिपोर्ट्स अभी कंफर्म करेगी कि कंटामिनेशन का एग्जैक्ट सोर्स क्या था, लेकिन ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है गाइस। बेंगलुरु, कोची, नोएडा और विजयनगरम जैसी सिटीज में भी इस प्रकार के केसेस नजर आ चुके हैं। हमारे देश में जो पानी दूषित हो रहा है, वाटर कंटामिनेशन जो हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता है कि आर्सेनिक कंटामिनेशन 230 डिस्ट्रिक्ट्स में और फ्लोराइड कंटामिनेशन 469 डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुआ है। यह सिर्फ एक लोकल नहीं बल्कि नेशनल लेवल का इशू है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर के कारण दुनिया भर में हर साल 1 मिलियन डेथ होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है? तो रैपिड अर्बनाइजेशन, इसने हमारे पानी और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी स्ट्रेस डाला है। पुअर प्लानिंग और अपर्याप्त वेस्ट मैनेजमेंट इस प्रकार के कंटामिनेशन का मेजर रीजन है। ई कोली जैसे पैथोजेंस की वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस काफी तेजी से स्प्रेड हो रही हैं। अब गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे जल जीवन मिशन सेफ ड्रिंकिंग वाटर को इंश्योर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या यह प्रयास सफिशिएंट है? ऑफन ऑफिशियल सिटीजन की लैक ऑफ हाइजीन को ब्लेम करते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक फेलियर्स और पुअर इंप्लीमेंटेशन को एड्रेस करना इक्वली जरूरी है। तमिलनाडु सरकार ने एक 10 ईयर विजन प्लान बनाया जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पर कैपिटा वाटर सप्लाई बढ़ाना, वाटर वेस्टेज को कम करना, रिसाइकल्ड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड करना। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या ये इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर हो रहा है कि नहीं। तो गाइज ये था एक एनालिसिस डेथ बाय वाटर के आर्टिकल का। ये सिर्फ एक पानी की सेफ्टी का मुद्दा नहीं है बल्कि पब्लिक हेल्थ, गवर्नेंस और एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले नोट्स पे आप मेंशन कर सकते हो कि चेन्नई के अंदर डेथ जो हो रही है वो किसके कारण हो रही है। ये सस्पेक्टेड वाटर कंटामिनेशन के कारण हो रही है और ये ब्रॉडर ट्रेंड जो है अक्रॉस द सिटीज उसका जो है वो पार्ट है। और वाटर क्वालिटी का इशू इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो आर्सेनिक 230 डिस्ट्रिक्ट में, ये अब एग्जैक्टली फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं बट एक नोट्स के हिसाब से मेंशन कर लेना। पॉलिसीज के चैलेंजेस हैं, राइट, कि स्लो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, जल जीवन मिशन का पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तमिलनाडु का 10 ईयर का प्लान जो है फोकस कर रहा है सप्लाई बढ़ाने में, वेस्ट को रिड्यूस करने में और रिसाइकलिंग के ऊपर, दैट्स इट। तो ये चीज़ जो है वो आप मेंशन कर लो अपने नोट्स में, बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब गाइस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका टाइटल है गेमिफाई इंडियाज स्किल इनिशिएटिव के कंसेप्ट का। इसको हम लोग जो है वो समझेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 की बात करें तो उसने एक चिंता का पॉइंट रेज किया है। भारत को 2030 तक नॉन फार्म सेक्टर में हर साल 78.5 लाख नई जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है, लेकिन एक बड़े गैप है स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस में, कि जो जरूरत है एम्प्लॉयमेंट की यानी कि जो जॉब्स की जरूरत है उस हिसाब से स्किल्स नहीं मिल रही हैं। तो ये इशू है। और क्या आपको पता है कि सिर्फ 20% युवा जिनकी एज ग्रुप 15 से लेकर 29 साल की है, इन्होंने 2022 से 2023 में वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग लिया है और जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें सिर्फ 51% ही इंप्लॉयबल है।
यानी कि आप कह सकते हो हर 100 में से सिर्फ 51 लोगों को ही जॉब्स मिल रही हैं। अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इंडस्ट्री 4.0 के लिए नई स्किल्स चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उनमें हमारा वर्कफोर्स अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। हमारे सामने कुछ बड़े चैलेंजेस हैं। इंडस्ट्री 4.0 रेडीनेस की बात करें, जो नए जमाने की इकोनॉमी के लिए स्किल्स जहां पर चाहिए, उनमें काफी लोग पीछे हैं। एग्जाम्पल, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज वर्कफोर्स का 60% अभी तक बेसिक डिजिटल स्किल्स में ट्रेंड नहीं है। सिर्फ 1.5% इंजीनियर्स नई एज इकोनॉमी के स्किल्स में ट्रेंड है। ये स्टैटिस्टिक्स बताता है कि हमें एक बहुत ही मजबूत और एंगेजिंग अप्रोच की आवश्यकता है। तो गाइज, अब सवाल उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है। तो यहां आता है गेमिफिकेशन का कंसेप्ट। गेमिफाइड और सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग एक एंगेजिंग और इफेक्टिव सॉल्यूशन बन सकता है। गेमिफाइड ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो इसमें हम लीडर बोर्ड्स, पॉइंट्स और रिवार्ड्स का यूज करते हैं ताकि ट्रेनी मोटिवेट हो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। यानी कि बेसिकली स्किल ट्रेनिंग को एक गेम की तरह डिजाइन कर दिया गया है। और सिमुलेशन मॉड्यूल्स, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिसमें ट्रेनीज डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिसेस करते हैं। अब तक गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि स्वयं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें 4000 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेज पर फोकस्ड हैं। और दूसरा है स्किल इंडिया डिजिटल हब। जून 2024 तक इसमें 7.63 लाख पार्टिसिपेंट्स एनरोल कर चुके हैं, जो डिजिटल ट्रेनिंग की डिमांड को दिखाता है। तो क्या करना चाहिए? तो कुछ पॉलिसी सजेशंस है। समर्थ उद्योग भारत 4.0 के अंडर गेमिफाइड मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस करो। इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैलेंजेस के लिए टेलर्ड ट्रेनिंग एक्सपेंड करो। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के साथ ट्रेनीज को कनेक्ट करो ताकि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। तो ये इनिशिएटिव भारत की स्किल इकोसिस्टम को एक नए लेवल तक ले जा सकता है। तो ये एक डिटेल एनालिसिस थी गाइस गेमिफाई इंडिया स्किलिंग इनिशिएटिव पर। तो होपफुली आपको पूरी चीज क्लियर हुई होगी। शॉर्ट नोट्स में आप ये मेंशन कर सकते हो कि इंडिया को आज की रेट में 7.85 मिलियन जॉब्स की हर साल आवश्यकता है नॉन फार्म सेक्टर में 2030 तक। मात्र 20% ही युवा जो है उनके पास वोकेशनल स्किल है और 51% ग्रेजुएट सिर्फ एम्प्लॉयबल है। चैलेंजेस यही है कि इंडस्ट्री 4.0 की स्किल्स की कमी है लोगों में, और गेमिफिकेशन का बेनिफिट यही है कि इंटरैक्टिव लर्निंग होती है लीडर बोर्ड, पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स के थ्रू, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सिमुलेशन के थ्रू करवाया जाता है। गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म है स्वयं, जिसमें 4000 कोर्सेज हैं। सिद्ध, जिसके अंदर 7.63 लाख पार्टिसिपेंट्स अभी हैं। और यही है कि इस चीज को अपन को एक्सपेंड करना है मेनली। तो ऐसे आप नोट्स है वो तैयार कर लीजिए। दैट्स इट गाइस। अब गाइस, इस आर्टिकल के अंदर हम बात करेंगे द प्लेस ऑफ चैरिटी इन एन अनइक्वल सोसाइटी के बारे में। जीएस पेपर 2, पेपर 3 दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो सबसे पहले बात कर देंगे इंस्पायरिंग एग्जाम्पल के बारे में। वॉरेन बफे की फिलैंथ्रोपी। वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, उन्होंने लगभग 52 बिलियन US$ डोनेट किए हैं अलग अलग चैरिटीज में। वो एक आइडिया को प्रमोट करते हैं कि वेल्थ सिर्फ एक्यूमुलेट करने के लिए नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज इक्वलाइज करने के लिए यूज होनी चाहिए। गजब यार। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ चैरिटी से इनइक्वलिटी का सल्यूशन मिलता है? तो यहां आपको चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिलैंथ्रोपी और सिस्टमैटिक चेंजेस में क्या फर्क है। अब बात करते हैं इनइक्वलिटी की वजह और पॉलिसी फेलियर्स की। 1980s के बाद से टिकल डाउन इकोनॉमिक मॉडल को काफी प्रमोट किया गया। रीगन और टैचर जैसे लीडर्स के टाइम पर यह मॉडल कहता था कि अगर रिच और बिजनेसेस को टैक्स रिलीफ मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ सब तक ट्रिकल डाउन करेगा, मतलब कि सब तक पहुंचेगी। लेकिन असल में वेल्थ एक छोटी सी माइनॉरिटी के पास कॉन्सेंट्रेट हो गई। तो देखो, स्टार्टिंग में इनिशिएटिव ये लिया गया था कि बिजनेस को ग्रो करवाओ, बिजनेसमैन को ज्यादा बेनिफिट दो जिससे कि सभी तक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मिलेगी। उन पर टैक्स रिलीफ करो कि कम टैक्स उन पर लगाया जाए।
बट जब ये किया तो क्या हुआ, रिसोर्सेज जो थे, पैसा जो था वो कॉन्सेंट्रेट हो गया बहुत ही कम लोगों के हाथ में। इंडिया में लिबरलाइजेशन के बाद भी वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ गई। आपको पता ही है कि रिच रिच होते गए, पुअर पुअर। ये इनइक्वालिटी सिर्फ लक के कारण नहीं बल्कि पॉलिसी की वजह से भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनीज की मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस स्टैग्नेंट वेजेस और अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। आपको एक चीज याद रखनी होगी कि चैरिटी एक अच्छी बात है, लेकिन ये सिस्टमैटिक चेंजेस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। जो इसको सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि स्टेट बैक्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे फेयर टैक्सेशन पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इनइक्वालिटी को एड्रेस करने में। अगर हम सिर्फ वॉलंटरी चैरिटी पर डिपेंड करेंगे तो स्ट्रक्चरल इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। मतलब अगर हम ये सिर्फ सोच लेंगे कि यार लोग जो है वो सिर्फ दान दक्षिणा करें और उससे गरीबी जो है वो खत्म हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें सरकार की पॉलिसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वॉरेन बफे की फिलॉसफी है लक इगैलिटेरियनिज्म, इससे मैच करती है। इसका मतलब है कि किसी को भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के कारण सफर नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ज्यादा वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करना, चाहे फिलॉन्थ्रॉफी के लिए ही क्यों ना हो, मॉरली जस्टिफाइड है? तो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए ये एक एनालिटिकल और फिलोसॉफिकल डिस्कशन है जो आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो। सो गाइस, चैरिटी और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स दोनों अपनी जगह है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए हमें स्ट्रक्चरल पॉलिसीज पर फोकस करना होगा जो वेल्थ को इक्विटेबल तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करे। अब शॉर्ट नोट्स आप इस प्रकार से मेंशन कर सकते हो। पहले तो वॉरेन बफे के बारे में एक न्यूज़ जो आई है वो मेंशन कर लो कि इन्होंने डोनेशन दिया है। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में जैसे ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक होती है और लिबरलाइजेशन होता है, तो इसकी वजह से बहुत ही कम लोगों के पास हाथ में जो पैसा रहा। फिर पॉलिसी फेलियर भी है, जैसे कि कई बार मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, जिसके कारण से असमानता बढ़ी गई है। फिर चैरिटी वर्सेस सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स है। फिलैंथ्रॉफी जो है वो ठीक है, बट वो कभी भी स्टेट बैक्ड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो लक इगैलिटेरियनिज्म जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करेगा या सपोर्ट करेगा, बट डिबेट यही है कि क्या ये सही है कि आप पैसा कमा रहे हो ये सोच करके हम जो है वो लोगों को बांटेंगे, राइट? एनीवेज, तो ये था एक ओवरऑल टॉपिक गाइस। होपफुली आपको पूरी चीज क्लियर हुई होगी। अब एक मुद्दा सामने आ रहा है गाइस, जिसमें बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रिया में सरकार बनाने में डिले क्यों हो रहा है। तो ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पेपर 1 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ऑस्ट्रियन चांसलर कार्ल नेहमर की पीपल्स पार्टी यानी ओवीपी सितंबर 2023 के इलेक्शन के बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के करीब है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। फार राइट फ्रीडम पार्टी जो हर्बर्ट किकल लीड करते हैं, पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बन के उतरी है, पर एफपीओ को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट नहीं किया गया। क्यों? तो आइए इसको समझते हैं। मतलब अब एक सिंपल सी चीज आपको क्लियर हो गई कि ऑस्ट्रिया के अंदर जो है वो एक सबसे बड़ी पार्टी है। अब जो ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी सबसे बड़ी पार्टी होती है सरकार वो बनाती है। अब पार्लियामेंट में इनकी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद इनको सरकार बनाने के लिए इनवाइट नहीं किया जा रहा है। तो आइए ये समझते हैं। तो एफपीओ के अगेंस्ट अपोजिशन क्यों? तो एफपीओ काफी कंट्रोवर्शियल है, यानी ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। इसकी पॉलिसीज जेनोफोबिक, यूरोसेप्टिक और एंटी मुस्लिम होती हैं। यह पार्टी रशिया के यूक्रेन के खिलाफ एग्रेशन को ओपनली सपोर्ट करता है, जो कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से अनएक्सेप्टेबल है। ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वेंडर बेलन, इन्होंने एक ट्रेडिशन तोड़ा और एफपीओ को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट नहीं किया, जबकि ये पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन था। तो देखिए, एफपीओ की पॉपुलैरिटी का एक मेजर रीजन है लोगों का डिससैटिस्फैक्शन सेंट्रिस्ट कोलिशन से। यह सिर्फ ऑस्ट्रिया तक सीमित नहीं है, यह एक यूरोप वाइड फिनोमिना है। फार राइट मूवमेंट्स अब लोगों के बीच अपना बेस बना रहा है,
जहां वोटर्स एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी से डिसअपॉइंटेड है। अब आइए देखते हैं कि ओवीपी, सोशल डेमोक्रेट्स और लिबरल न्यूज के बीच कोलिशन गवर्नमेंट बनाने में प्रॉब्लम क्या है। ये तीन पार्टीज आइडियोलॉजिकली अलग हैं। ओवीपी एक कंजर्वेटिव पार्टी है, जबकि एसपीओ एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है और नियोज लिबरल वैल्यूज को। अगर कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनी तो एफपीओ अपने एक्सट्रीम राइट आइडियोलॉजीज के साथ प्रेशर डालकर सरकार का पार्ट बनने की कोशिश करेगी। एफपीओ का पिछला रिकॉर्ड भी इसकी करंट कोलिशन का रीजन है। ये पार्टी होलोकॉस्ट जैसे हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को डाइल्यूट करने की कोशिश करती है, जो कि ऑस्ट्रिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट जाता है। तो ये बस एक छोटा सा टॉपिक था। इसमें आप बताओ नोट्स क्या बनाओगे कि ऑस्ट्रिया के अंदर सरकार बनाने में दिक्कतें जो है वो हुई हैं 2023 के इलेक्शन के बाद से। मेन पार्टीज कौन सी, तो ये पार्टी के नाम चाहो तो जो है वो लिख सकते हो, बट ये फ्रीडम पार्टी जरूर ध्यान में रखना है, एफपीओ। और एफपीओ को क्यों अलग किया गया, क्योंकि वो प्रो रशिया है, एंटी मुस्लिम पॉलिसीज बनाती है और एक्सट्रीम राइट आइडियोलॉजीज के साथ अलाइंड है। तो ये था बस छोटा सा टॉपिक, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। बस जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतने से नोट्स आप बना लो, दैट इज मोर देन इनफ बॉस। अब देखो आर्टिकल जो है वो है, शुड एआई बी ब्लेम्ड फॉर ले ऑफ्स इन बिग टेक। तो देखो ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का टॉपिक है, बट इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके हम चीजों को समझेंगे। आपके जीएस पेपर 3 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिग टेक कंपनीज जैसे कि अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, अमेजॉन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने रीसेंट मंथ्स में बहुत ज्यादा ले ऑफ किए हैं। ले ऑफ जो है वो समझ रहे हो, लोगों को जॉब से निकाला है। अल्फाबेट ने हायरिंग स्लो कर दी और कुछ पोजीशंस खत्म ही कर दी। सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली रिलोकेट करना जरूरी है। अमेजॉन ने 13,000 से भी ज्यादा लोगों को जॉब से निकाल दिया और कुछ फिजिकल स्टोर्स क्लोज तक कर दिए। मेटा ने इंजीनियरिंग और रियलिटी लैब टीम्स तक को डाउनसाइज कर दिया फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल ने भी लोगों को नौकरियों से निकाला, प्राइमरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड टेक्नोलॉजीज पर फोकस करने के लिए। ये जो ले ऑफ किया गया है ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन है या टेक्नोलॉजी जैसे एआई का असर है? तो आइए इसको डेप्थ में समझते हैं। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि अभी एआई कंप्लीटली ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर रहा, बट इसका इंपैक्ट रिसोर्स एलोकेशन और कंपनीज की प्रायोरिटीज पर जरूर पड़ता है। कैसे? तो कंपनीज एआई अडॉप्ट कर रही हैं टू इंप्रूव एफिशिएंसीज एंड कॉस्ट कटिंग। एआई सिस्टम्स रेपिटेटिव और मुंडेन टास्क को हैंडल करते हैं, राइट, यानी कि एक जैसे टास्क को। जैसे कुछ रोल्स रिडंडेंट हो जाते हैं, मतलब कि एक ही चीज वो कंटिन्यू करता रहेगा। एग्जाम्पल, चैट बॉट्स ने कस्टमर सर्विस पे बहुत सारे मैनुअल रोल्स रिप्लेस कर दिए। एक और डायमेंशन है इन्वेस्टर्स का, जो अब प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करते हैं ग्रोथ की बजाय। कंपनीज को लगता है कि एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज उन्हें सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करेगी। तो ये जो नौकरियों से निकाला गया है लोगों को, इसके पीछे एक मेजर रीजन और भी है, बदलता मार्केट डायनेमिक। ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज का कॉस्ट मैनेजमेंट एक मेजर चैलेंज है। स्किल्ड लेबर जो है वो काफी महंगी होती जा रही है और एआई के इंटीग्रेशन में भी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो टेक कंपनीज को लगता है कि अगर वो एआई और ऑटोमेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मार्केट कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे, इसलिए कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। अब एक और बात, एआई ड्रिवन इकोनॉमी में ट्रांजिशन सिर्फ कंपनीज का नहीं, पूरी वर्कफोर्स का इशू है। क्या पॉलिसीज वर्कफोर्स को एआई के एरा के लिए प्रिपेयर कर रही हैं? क्या गवर्नमेंट एआई के नेगेटिव इंपैक्ट को टैकल करने के लिए और इवन लेबर लॉस और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट कर रही है? यह गवर्नेंस और रेगुलेटरी इंटरवेंशंस की जरूरत को हाईलाइट करता है कि अब कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट जो है वो आकर हस्तक्षेप करे और इस इशू को जो है वो टैकल करे, रेगुलेट करे। आखिर में गाइस, एआई को डायरेक्टली ब्लेम करना भी गलत है। लोगों की जॉब्स जा रही है, उसके पीछे काफी सारे रीजंस है। जैसे यार अब कॉस्ट बढ़ रही है हर चीज की, तो बियर नहीं कर पा रहा भाई एम्प्लॉयर, तो निकालना ही पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जो है वो चेस करना है। बट लेकिन एआई एक कैटलिस्ट जरूर है जो कंपनी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है।
तो ये एक बैलेंस करके आपको इस टॉपिक को समझना था, और आप अपने नोट्स इस प्रकार से बना सकते हो कि आज की डेट में जो ले ऑफ हो रहा है वो ये सब कंपनीज में हो रहा है। ले ऑफ का रीज़न आप मेंशन कर दो, एआई का क्या रोल है, तो ये बेसिकली जॉब रिप्लेसमेंट अभी डायरेक्टली तो कर नहीं रही, बट कहीं ना कहीं तक किया है इसने। और मार्केट डायनेमिक में लेबर फोर्स महंगा हो गया है, और प्रॉफिटेबिलिटी आज की डेट में जो है वो मेन प्रायोरिटी हम लोग को देखने को मिल रही है कंपनीज की। अब गाइज एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन स्टार टॉर्टोइज का। गाइज ये प्रजाति एंडेंजर्ड है, और कंजर्वेशन के लिए कुछ लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स हैं जो हमें अपनी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में मदद कर सकती है। तो सबसे पहले तो इंडियन स्टार टॉर्टोइज के बारे में समझते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है जियोचिलियन एलिगेंस। ये स्पीसीज इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये टॉर्टोइज एंडेंजर्ड है, और इसे CITES के अपेंडिक्स 1 में लिस्ट किया गया है, जो इसका ग्लोबल ट्रेड पर कंट्रोल रखता है। इंडिया में भी इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में रखा गया है, जिससे इसकी लीगल प्रोटेक्शन इसको मिलती है। अब इंडियन स्टार टॉर्टोइज को बचाने के लिए मेजर चैलेंजेस जो है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला है इलीगल पेट ट्रेड। ये टॉर्टोइज काफी पॉपुलर है एज एक्सोटिक पेट्स। हर साल हंड्रेड्स ऑफ टॉर्टोइज इलीगल तरीके से स्मगल होते हैं एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स के थ्रू। अनरेगुलेटेड रिलीज ऑफ रेस्क्यूड टॉर्टोइज, जब ये टॉर्टोइज रेस्क्यू होकर वाइल्ड में छोड़ दिए जाते हैं तो उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंपैक्ट हो सकता है, और इससे प्रजाति में जेनेटिक डिसरप्शन हो सकता है और बीमारियां भी फैल सकती हैं। अब रीसेंट स्टडीज की बात करते हैं तो रिसर्चर्स ने इंडियन स्टार टॉर्टोइज की जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी किया और 2 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप आइडेंटिफाई किए। ये ग्रुप्स अलग अलग फिजिकल ट्रेट्स, मेटिंग पैटर्न्स और हैबिटेट प्रेफरेंस दिखाते हैं। इस रिसर्च का फोकस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर था, जिसमें कुछ जीन्स जैसे कि साइटोक्रोम बी और NADH डिहाइड्रोजिनेज स्टडी किए गए थे। इससे स्पीसीज की डाइवर्सिटी को समझना ज्यादा आसान हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन की जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को इंप्रूव करने के लिए दिए गए। जब रेस्क्यू टॉर्टोइज को जंगल में छोड़ा जाता है या वाइल्ड में छोड़ा जाता है तो उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए रिलीज करना चाहिए। यह अवॉइड करेगा कि अनवांटेड जेनेटिक मिक्सिंग और डिजीज का ट्रांसमिशन ना हो। अब ये जो कछुए हैं ये अपने नेचुरल हैबिटेट में बेस्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इसलिए उनको वो एनवायरनमेंट दो जो उनके लिए सही है। हम सबको समझना होगा कि ये प्रजाति इकोसिस्टम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इलीगल ट्रैफिकिंग का क्या रिस्क है। अब इंडियन जो टॉर्टोइज है गाइस, स्टार टॉर्टोइज, इसका इलीगल पेट ट्रेड दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग नेटवर्क में से एक है। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को इंप्रूव करने के लिए जो ट्रैफिकिंग हो रही है उसके रूट का स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बढ़ाना होगा ताकि इस इलीगल एक्टिविटी को रोका जा सके। तो ये इंडियन टॉर्टोइज के कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक था। देख लो यार आप इंडियन स्टार टॉर्टोइज से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स की, इसको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में रखा है, CITES के अपेंडिक्स 1 में कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। राइट, मेजर खतरा जो है वो इनका वही है ट्रेड, इलीगल पेट ट्रेड का है। फिर 2 प्रकार की जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप आइडेंटिफाई की गई हैं अभी जिनके अलग अलग ट्रेड्स हैं। फिर इसके अलावा कंजर्वेशन का रिकमेंडेशन यही है कि भाई टॉर्टोइज को अगर रिलीज कर रहे हो तो देखो कि वो किस जेनेटिक वेराइटी का है, उस हिसाब से रिलीज करो, वरना दिक्कतें हो सकती, बीमारियां फैल सकती हैं। राइट, तो यही बस चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड बस आप नोट्स बना लीजिए। सो बस इतना ही था गाइज आज के लिए इस टॉपिक में।